हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरी बहुत ही अच्छे दोस्त और वीनावल के टूर मैनेजर अखिलेश शिंदे। अखिलेश ने, अगर आप उसकी बैकग्राउंड देखोगे, आप अगर यूट्यूब पे ये शो देख रहे हो तो उधर बहुत सारे सोवेनियर्स है। तो अखिलेश ने बहुत सारी ऐसी ट्रिप्स की है अलग अलग देशों में, अलग अलग इनक्रेडिबल इंडिया के राज्यों में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जापान, द लैंड ऑफ द राइजिंग सन। सो अखिलेश, वेलकम टू द पॉडकास्ट, वेलकम टू द एपिसोड। थोड़ा जापान के बारे में हमें बताइए। हेलो नील और हमारे सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार। जी हाँ, जापान के बारे में हम लोग बात करेंगे। जापान को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो जापान एक ऐसी कंट्री है जो हमारे एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे पूर्व दिशा में आने वाली आखिरी कंट्री अगर कोई रही तो वो जापान है, जिसे लैंड ऑफ राइजिंग सन ऐसे भी कहा जाता है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे सालों साल चलता हुआ राजघराना भी है और दूसरी तरफ जो है तो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे चेरी ब्लॉसम सीजन, जैसे चेरी ब्लॉसम के फूलों की बहार आती है, और दूसरी तरफ जो है तो वो जूडो कराटे जैसे मार्शल आर्ट जो है तो वो भी वहां पे खेले जाते हैं। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इकेबाना नाम की एक आर्ट है, फ्लावर अरेंजमेंट की आर्ट, तो वो उसका आविष्कार जहाँ पे हुआ तो वो जापान। और दूसरी तरफ जो है सुमो रेसलर्स के रेसलिंग मैचेस जो है तो वो भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। एक ऐसी कंट्री जिस कंट्री ने ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के ऊपर काफी ज्यादा जुल्म किए, जुल्म ढाए, और वही कंट्री जिसके ऊपर सबसे पहला एटॉमिक बॉम्ब जो है, एटॉमिक वेपन, तो वो भी डाला गया। एक ऐसी कंट्री जहाँ पे 12,000 फीट ऊंचा माउंट फूजी भी है, और एक ऐसी कंट्री जहाँ पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आविष्कार जिसे कहते हैं वो बुलेट ट्रेन भी है। सो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से दुनिया भर के टूरिस्ट जापान की तरफ जो है तो वो अट्रैक्ट होते हैं और जापान विजिट करने की इच्छा मन में रखते हैं। थैंक यू सो मच अखिलेश, एक बहुत ही प्यारा सा आपने इंट्रोडक्शन दिया। पिछली बार चलो बैग भरो निकल पड़ो के एपिसोड पे सागर गुरव थे जिन्होंने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में बात की। आज हम जापान के बारे में बताएंगे। तो अखिलेश, मेरा पहला सवाल, और ये सवाल सभी को होता है, कि जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, उसके बारे में बताइए। हाँ, द लैंड ऑफ राइजिंग सन। एक्चुअली जापान का रियल नेम जो है तो वो है निहॉन करके। जैसे हमें जर्मनी के बारे में पता है कि जर्मनी को बाहरी दुनिया के लिए उसका नाम जर्मनी है, पर जर्मन लोगों के लिए उसका नाम डॉइचलैंड है। तो वैसे ही जापान का रियल नेम जो है तो वो है निहॉन करके। टिल सेवेंथ सेवेंथ सेंचुरी तक इस कंट्री का नाम था यमाटो करके। और उसके बाद 8th सेंचुरी में तभी के जो एम्पर थे तो उन्होंने ये नाम चेंज करके निहॉन करके रखा। इस इट मीन्स जहां से सूरज उगने वाली भूमि, ऐसे भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ राइजिंग सन ऐसे कहने की पीछे की वजह ऐसी है कि अगर उसकी हम लोग जोग्राफिकल लोकेशन देखें जापान की, तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखेंगे तो वो पूर्व दिशा में आता है। पर अगर आप वो वर्ल्ड मैप ठीक से देखेंगे, गौर से देखेंगे, तो जापान के ईस्ट में भी ऊपर की तरफ ईस्टर्न रशिया आता है और नीचे की तरफ न्यूजीलैंड आता है। तो आप कहेंगे कि न्यूजीलैंड या रशिया को हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों नहीं करते और जापान को ही क्यों करते हैं? उसके पीछे की वजह ये बताई जाती है कि पुराने दिनों में, एंशियंट टाइम पे, एंशियंट पीरियड पे, वहां पे चाइनीज का इन्फ्लुएंस जो था जापान पे वो ज्यादा था। और साउथ चाइना के लोग जो है तो जब भी उस कंट्री के बारे में बातें करते थे तो वो कहते थे कि जहां से सूरज उगता है तो वो भूमि। और उस समय न्यूजीलैंड डिस्कवर नहीं हुआ था और ईस्टर्न रशिया में काफी कम लोग रहते थे। तो इसलिए ये टाइटल जो था तो वो जापान को मिला, और उसी टाइटल के नाम से आज भी जापान जाना जाता है, विच इज लैंड ऑफ राइजिंग सन। थैंक यू अखिलेश, ये पता नहीं था कि जब भी जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता था तभी न्यूजीलैंड डिस्कवर भी नहीं हुआ था। पर आज ये मुझे पता चल गया है, सो थैंक यू फॉर दैट। तो चलो आते हैं हिस्ट्री की तरफ। जापान की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताइए। जापान की हिस्ट्री जो है तो वो भी काफी वास्ट है। अगर हम लोग पहले 400 से 500 साल सामुराई पीरियड के छोड़े तो उसके बाद का जो एरा है, फ्रॉम 1650 से लेके 1850 तक, ये एरा कहा जाता है शोगन एरा। और शोगन एरा में वहां पे फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम थी, मतलब जागीरदार। और उसकी वजह से जापान जो था तो वो टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था।
और उसकी वजह से जापान वहां पे कुछ लीगल सिस्टम नहीं थी, डेमोक्रेसी नहीं थी, कुछ फॉरेन ट्रेड अफेयर्स जो थे तो वो नहीं थे, और कुछ मतलब कोई लीडर नहीं था। तो ये कुछ वजह से जापान जो था तो वो बाहरी दुनिया से जो था तो वो अलग था। उसके बाद का जो एरा आया जिसे मेइजी एरा कहते हैं, 1868 से लेके 1912 तक ये जो साल है वो जापान के काफी पीसफुल रहे ड्यूरिंग मेइजी एरा। तो मेइजी एरा में क्या हुआ, जो फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम थी तो वो उखाड़ फेंकी तभी के लोगों ने, और वो मतलब कॉमन पॉलिसीज जो है, कॉमन एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज जो है तो वो लाई, और ये साल काफी पीसफुल रहे। उस समय में क्या किया जापानीज तभी के लोगों ने जो था तो वो इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है तो वो लाई, उसके बाद डेमोक्रेसी बिल्ड की, कॉमन टैक्सेशन पॉलिसी बनाई, रोड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है तो वो सेटअप किए। देन एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जो था तो वो लोगों को समझाया, एक कॉमन मिलिट्री सिस्टम जो है तो वो बिल्ड की, और फॉरेन ट्रेड को मजबूत कर दिया। इसकी वजह से जापान जो था तो वो काफी स्ट्रॉन्ग नेशन बना। और उसके बाद तभी की जो स्ट्रॉन्ग कंट्री थी जिसे रशिया, तो उन्हें उनके साथ उन्होंने युद्ध किया और रशिया को भी डिफीट किया। बट आफ्टर दैट जब ये स्ट्रॉन्ग नेशन करके उभरा तभी उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की काफी कमी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बाकी कंट्रीज पे अटैक करना चालू किया, और इसकी वजह से उनकी कॉलोनियल एम्बिशंस जो थी तो वो बढ़ गई। और उसके बाद जापान ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया, उसमें कुछ तकलीफें खाने के बाद भी जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया। और उसके बाद हम सभी को पता है कि जापान ने, ऐसे कहा जाता है कि जापान की सबसे बड़ी भूल हो गई कि 7 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका का जो नेवल बेस था पर्ल हार्बर तो उसके ऊपर अटैक किया, जिसमें अमेरिका के तकरीबन 2400 सैनिक जो है तो वो मारे गए। और यही दिस इज द रीजन कि जापान को अमेरिका को जो है तो वो चांस मिला और जापान पे न्यूक्लियर अटैक करने के लिए, बिकॉज अमेरिका उस समय एक स्ट्रॉन्ग नेशन करके एस्टेब्लिश होना चाहता था, एक सुपर पावर करके एस्टेब्लिश होना चाहता था। तो उसके बाद उन्होंने 6 अगस्त 1945 को पहला न्यूक्लियर वेपन जो है तो वो डाला हिरोशिमा पे, और उसके ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे डाला, और उसके ठीक 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया। अभी तक की हिस्ट्री जो है नील, तो ये हम सभी को पता है, हम सभी ने कहीं ना कहीं पे तो पढ़ी है या किसी ने किसी तो हमें बताया है, पर इसके आगे की हिस्ट्री जो है तो वो भी काफी दिलचस्प है। वो मैं सिर्फ ब्रीफ में थोड़ी बहुत आपको कहना चाहूंगा कि जब जापान ने सरेंडर किया, तो जापान ने सरेंडर करने के बाद सितंबर 1945 में जापान ने अमेरिका के साथ एक ट्रीटी जो है तो वो साइन की। और इस ट्रीटी में मेन क्लॉज ये था कि जापान कभी भी अपनी मिलिट्री जो है तो वो बिल्टअप नहीं करेगा। अगर कोई कंट्री जापान के ऊपर अटैक करे तो अमेरिका उसकी मदद करेगा, पर जापान खुद अपनी मिलिट्री जो है तो वो बिल्ट नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, को जापान की जो मिलिट्री लीडरशिप तो वो काफी स्ट्रांग थी, और डीमिलिटराइजेशन होने की वजह से उनकी मिलिट्री जो है तो वो काफी इंटेलिजेंस थी। तो जापान के तभी के जो रूलर थे और गवर्नमेंट थी तो उन्होंने क्या किया कि वो लीडर्स थे मिलिट्री, तो उन्हें बिजनेस पे फोकस करने को कहा। एडवर्सिटी जो थी तो उन्हें अपॉर्चुनिटीज बनाया, जो लोग स्ट्रांगली मेंटल थे उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाया, जो लोग न्यूक्लियर अटैक के बाद काफी दुखी थे तो उन्हें आत्मविश्वास दिलाया कि हम लोग वापस खड़े रह सकते हैं। और न्यूक्लियर वेपन डालने के बाद अटैक होने के 20 साल के अंदर ही, मतलब न्यूक्लियर वेपन डाला गया 1945 में, और 1964 में मतलब तकरीबन 19 साल बाद ही जापान ने फर्स्ट समर ओलंपिक जो है तो वो होस्ट किया, विच वाज इन टोक्यो। और उसके वो ओलंपिक स्टार्ट होने के ठीक 9 दिन पहले जापान ने बुलेट ट्रेन भी स्टार्ट की। तो हम लोग कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत, एकाग्रता, डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग क्वालिटी कंट्रोल, और अगर हमारे कंट्री के प्रति हमें प्यार हो तो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं। ये दुनिया को दिखा दिया। आपने एक बराबर कहा कि एडवर्सिटी में प्रॉस्पेरिटी देखना
ये जापानीज रूलर्स को बहुत पहले ही पता चल गया, और आज जब हम जापान जाते हैं, वहां पर ये हिस्ट्री, वहां पर ये कल्चर, वहां पर ये फायर इन द बेली एटीट्यूड की टेक्नोलॉजिकली हमें एडवांस्ड होना ही है, ये बहुत दिखाई देता है। आप तो जापान की एक एनसाइक्लोपीडिया ही हो अखिलेश, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो आपने ये हिस्ट्री में बताई वो मुझे भी पता नहीं थी और आज पता चली है, सो थैंक यू फॉर दैट। अभी आते हैं ट्रैवल और जापान। जब भी हम जापान का नाम लेते हैं तब कोई भी आपको बोल देगा कि अखिलेश, अगर आपको जापान जाना है तो आपको चेरी ब्लॉसम में ही जाना है। चेरी ब्लॉसम इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जापान। चेरी ब्लॉसम इज वेयर यू सी जापान एट इट्स बेस्ट, ब्यूटिफुल, सब कुछ पिंक पिंक, ये सब सब बोल देते हैं। पर ये चेरी ब्लॉसम है क्या? चेरी ब्लॉसम कभी होता है, कहाँ पर होता है? और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये एक सिटी में, एक सिटी के लोकेशन में होता है या लोकेलिटी में होता है, या सारे जापान में दिखाई देता है? तो इस पे थोड़ा फरमाइए। जी हाँ, बिल्कुल नील। ज्यादा करके लोग हमें मिलते हैं तो जापान के बारे में जब भी पूछते हैं तो उनका सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि चेरी ब्लॉसम सीजन कब होता है और ये कैसे होता है। तो चेरी ब्लॉसम के बारे में मैं कहना चाहूंगा, इट इज द बेस्ट टाइम टू विजिट जापान, जो स्टार्ट होता है मार्च के एंड में, मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में जो है तो वो ज्यादा करके जो है तो वो स्टार्ट होता है। जब भी जापान का विंटर सीजन खत्म होता है और उसके बाद स्प्रिंग सीजन स्टार्ट होता है, मतलब वसंत ऋतु का जब भी आगमन होता है, तभी जापान के चेरी ट्रीज है तो वो फूलों से बहरना चालू होता है, और जिसे चेरी ब्लॉसम कहते हैं, और जापानीज लैंग्वेज में इसे कहा जाता है साकुरा करके। और ये साकुरा जो है तो वो जापान का नेशनल फ्लावर भी है। ये जब भी ब्लूमिंग होती है तो वहाँ के लोग उसे देखने के लिए जो है तो वो आते हैं, और एक सेलिब्रेशन होता है जिस सेलिब्रेशन को कहा जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल, और जापानीज लैंग्वेज में इसे कहा जाता है हनामी करके। ये फूल जो है तो वो उसकी उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं रहती, तकरीबन 8 से 12 दिनों तक ये फूल पेड़ों पे रहते हैं और उसके बाद मुरझा जाते हैं और वो सूख के जो है तो वो नीचे गिरना स्टार्ट होता है। जैपनीज कल्चर में या ट्रेडिशन में इन फूलों को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और ये इस फूलों को आशा का प्रतीक भी माना जाता है। ये इसलिए बिकॉज इनकी लाइफ एक तो काफी कम रहती है, और जब भी विंटर खत्म होने के बाद जब भी वसंत ऋतु स्टार्ट होता है तो ऐसे माना जाता है कि ये हार्वेस्टिंग के लिए काफी अच्छा महीना है या काफी अच्छा सीजन है। तो वहाँ के फार्मर्स क्या करते हैं कि ये चेरी ब्लॉसम जो फूल है चेरी के, तो उन्हें जो है तो वो प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और उसके साथ अच्छे हार्वेस्टिंग हो ये मनोमन में इच्छा जो है तो वो व्यक्त करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वहाँ के जो स्कूल्स है उनके एकेडमिक ईयर जो है तो वो भी अप्रैल के स्टार्ट से चालू होते हैं, और जो ऑफिसेस है तो उनकी फिनेंशियल ईयर्स भी अप्रैल के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होती है। तो वो एक नई एनर्जी जो है तो वो इन फूलों से लेते हैं, और उसकी अब अपने नए साल की शुरुआत जो है तो वो इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये लेने की इच्छा रखते हैं। ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका जो है तो वो भी काफी दिलचस्प है, मजेदार है। ये इसलिए बिकॉज वहाँ के लोग जो है तो वो एक छोटा सा फैमिली गेट टुगेदर होता है, जिस पेड़ पे ज्यादा फूल रहते हैं, चेरी के सकुरा रहते हैं, तो उन पेड़ों के नीचे ये लोग फैमिली जो है तो वो एक साथ आते हैं, घर से पका हुआ खाना जो है तो वो लाते हैं, और उसके साथ वाइट राइस से बनाई हुई एक वाइन है जिसे साके, इट इज वेरी फेमस इन जापान। तो वो साके भी, मतलब खाने के साथ साके पीना भी पसंद करते हैं, और एक छोटा सा एक फैमिली गेट टुगेदर होता है। कुछ फैमिलीज ये डे टाइम में करती है सेलिब्रेशन, या कुछ फैमिलीज जो है तो वो नाइट टाइम में भी ये सेलिब्रेशन करती है, जिसे नाइट सकुरा या जापानीज लैंग्वेज में कहा जाता है योजाकुरा करके। और ड्यूरिंग दैट नाइट फेस्टिवल में यहाँ पे लोग कागज के लैंटर्न बनाते हैं और रोशनी के लिए उन्हें पेड़ों पे लटका दिया जाता है, एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट सेलिब्रेशन ऑल्सो। इस चेरी ब्लॉसम के काफी 200 से भी ज्यादा वैरायटी है, और उसमें जो है तो वो सोमाई योशिनो करके एक है तो वो काफी पॉपुलर है, जिसमें इन फूल के 5 पेटल्स रहते हैं, और ये कलर जो है तो वो
पिंक या सफेद कलर का रहता है। अभी आपने पूछा मुझे नील के ये एक ही जगह पे होता है क्या, या ऐसा कोई एरिया है वहां पे हम हमें ज्यादा, ऐसी बात नहीं है। ये चेरी ब्लॉसम जो है तो वो जापान में स्टार्ट होता है फ्रॉम मिड ऑफ जनवरी। पर वो जापान का अगर आप मैप देखेंगे तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जो है तो वो ये चेरी ब्लॉसम का सीजन जो है तो वो आगे आगे बढ़ता हुआ रहता है। जापान जो है तो वो एक आइलैंड नेशन है, 1852 आइलैंड से बना हुआ ये कंट्री है। पर उसमें भी चार आइलैंड जो है तो वो मेन आइलैंड है, जिसमें सबसे पहला जो है तो वो आता है क्यूशू करके, और उसके बाद है शिकोकू, देन होन्शु, और उसके बाद होक्काइडो। और ज्यादा करके पॉपुलेशन या मेजर सिटीज 80% पॉपुलेशन ये होन्शु आइलैंड पे रहती है। और ज्यादा करके सिटीज, मेजर सिटीज जो है तो वो भी होन्शु आइलैंड पे। तो ये होन्शु आइलैंड पे आते आते उसे मिड ऑफ मार्च हो जाता है। मतलब पहले जो थे वो साउथ में क्यूशु, उसके बाद शिकोकू आइलैंड, उसके बाद जब ये होन्शु आइलैंड आता है तो मिड ऑफ मार्च या लास्ट वीक ऑफ मार्च से ये वहां पे ट्रीज पे ये ब्लूमिंग होना स्टार्ट होती है। और ये तकरीबन अप्रैल के फर्स्ट वीक तक ये रहता है। ये एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम ये चेरी ब्लॉसम के पेड़ जो है या फ्लावर्स जो है तो वो देख सके। हम कहीं भी जाते रहेंगे या हमारी बस कहीं से पास होती रहेगी तो वहीं पे भी हमें वहाँ पे काफी ज्यादा चेरी ब्लॉसम ट्रीज है। तो इस पे वैसे भी स्पेशली टोक्यो में जब भी हम लोग शिंजुकू गार्डन विजिट करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ है। पर ऐसी बात नहीं है कि एक ही जगह, थ्रू आउट जापान आप कहीं पे भी ये ब्लूमिंग जो है तो वो देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट चेरी ब्लॉसम। तो अखिलेश, आपने कितनी बार चेरी ब्लॉसम देखा है? क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लाइफ में एक ही बार शायद चेरी ब्लॉसम देखेंगे, पर आप कितनी बार देखते हो? ये सुनील, मैं अपने आप को काफी ज्यादा भाग्यशाली कहूंगा इसके बारे में। बिकॉज क्या है कि बिफोर कोविड 19 के 5 साल पहले से मैं हर साल ये चेरी ब्लॉसम सीजन के टूर जो है तो वो एज ए टूर मैनेजर करके कंडक्ट करता हूँ। सो मैंने तकरीबन 7 बार ये चेरी ब्लॉसम सीजन जो है तो वो देखा है, एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल टू सी। जैसे हम लोग एम्स्टरडेम में जाने के बाद, जैसे ट्यूलिप गार्डन देखने के बाद लोगों के मुंह से वाव ऐसे शब्द आते हैं, तो वैसे ही शब्द जब भी ये चेरी ब्लॉसम देखते हैं तो उस समय पे आते हैं। मतलब इन माय ओपिनियन तो मैं ऐसे कहूंगा, चेरी ब्लॉसम एक नेचुरल वंडर ऑफ द वर्ल्ड होना चाहिए, बिकॉज वो इतना ब्यूटीफुल, उसमें इतने ब्यूटीफुल फोटोज आते हैं। और सारे बीनावल के टूर मैनेजर, आप जैसे 7 बार जा चुके हो, वैसे बहुत सारे टूर मैनेजर्स 7 बार, 10 बार, 15 बार जा चुके हैं, क्योंकि हमारे साथ तो हजारों टूरिस्ट चेरी ब्लॉसम के टाइम ही नहीं, पर ऑटम कलर्स के टाइम, विंटर के टाइम, समर के टाइम, जापान इज लाइक एन ईयर राउंड डेस्टिनेशन। पर ये रहा चेरी ब्लॉसम। पर एक है चेरी ब्लॉसम जो नेचुरल है, वहां के वेदर, वहां के टोपोग्राफी की वजह से ये चेरी ब्लॉसम होता है। पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अगर कहा जाए तो जापान भी उधर भी फर्स्ट है। और वहां है उनकी बुलेट ट्रेन, जिसे शिंकानसेन कहा जाता है। तो शिंकानसेन के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आप जरा हमें बताइए। श्योर नील। बुलेट ट्रेन अभी जब भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने जब भी अनाउंसमेंट की इन द ईयर 2017 की हम इंडिया में भी बुलेट ट्रेन बनाएंगे, तब से लेके लोगों के प्रति जो है तो वो क्यूरियोसिटी जो है तो वो है कि ये बुलेट ट्रेन एग्जैक्टली होगी कैसे। पर मैं कहना चाहूंगा कि ये 50 साल भी ज्यादा हो गए, 50 साल से भी ज्यादा से पहले ये बुलेट ट्रेन ऑलरेडी जापान में स्टार्ट हो गई है। जापान जो है तो वो ये चलाती है, जिसे शिंकानसेन, इट मीन्स जापानीज लैंग्वेज में शिंकानसेन कहा जाता है, जिसका मतलब है हाई स्पीड ट्रेन। ये शिंकानसेन जेआर ग्रुप, मतलब जापानीज रेलवे ग्रुप जो है तो वो ऑपरेट करती है पूरे जापान में। इसका जो है तो वो 3282 किलोमीटर का जो रेडियस है तो वो ये कवर करते हैं। इतना नेटवर्क जो है तो वो कवर करती है। जापानीज बुलेट ट्रेन जो है तो वो अपने पंक्चुअलिटी के लिए, कंफर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए और एफिशिएंसी के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। इसकी टोटल अगर स्पीड देखें, बुलेट ट्रेन मतलब स्पीड अगर हम देखें तो उसकी मैक्सिमम स्पीड जाती है 320 किलोमीटर पर आवर, और उसकी एवरेज स्पीड जो है तो वो 260 से लेके 270 किलोमीटर
पर आवर पे ये जाती है। पर जब भी हम लोग देखते हैं, मतलब ये ट्रेन पे जब भी बैठते हैं, तभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम लोग इतनी फास्ट जा रहे हैं। मतलब हमारे पेट का पानी तक नहीं हिलता, ऐसे भी मैं कहूंगा, बिकॉज हमें पता ही नहीं चलता कि इतने फास्ट हम जा रहे हैं। जब भी हम लोग वहां पे अंदर की तरफ एक इंडिकेटर दिया गया था और उसके ऊपर स्पीडोमीटर रहता है, तो तभी वहां पे देख के हमें पता चलता है कि हम लोग इतनी फास्ट जा रहे हैं। जब भी हम लोग, हमारे गेस्ट या हम जब भी एक प्लेटफॉर्म पे वो बोर्ड करने के लिए जाते हैं और सामने के प्लेटफॉर्म से अगर वो ट्रेन गुजरती रहेगी और वो प्लेटफॉर्म पे वो रुकती नहीं रहेगी ना, तो उस समय हमें पता चलता है बाहर से कि हम लोग कितनी फास्ट जाने वाले हैं। बिकॉज वो 16 कंपार्टमेंट रहते हैं और वो 16 कंपार्टमेंट, मैं कहूंगा कि जस्ट 3 to 4 सेकेंड में जो है तो आपकी नजर के सामने से जो है तो वो चले जाते हैं। तो इट्स रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये एक अद्भुत अनुभव है उसके अंदर बैठने का, जो हम हमारे टूर्स पे जो लोग हैं तो उन्हें भी देते हैं। जब भी हम लोग टोक्यो से माउंट फूजी जाते हैं, और माउंट फूजी से जब भी हम लोग, एक ओडावरा करके स्टेशन है, तो वहां से ये ट्रेन ज्यादा करके हम पकड़ते हैं और ओडावरा से हम टुवर्ड्स हिरोशिमा जाते हैं। ओडावरा से हिरोशिमा की जो टोटल डिस्टेंस है तो वो है 810 किलोमीटर, और ये 810 किलोमीटर हम लोग लेस देन 4 आवर्स में कवर करते हैं। सो ओडावरा से अगर हम हिरोशिमा की डिस्टेंस जो है 810, तो टेक एन एग्जांपल के मुंबई से नागपुर जितनी है, जो हमें यहाँ से मुंबई से नागपुर जाने के लिए हमें 12 से 14 घंटे लगते हैं, तो वही डिस्टेंस हम लोग 4 घंटे में, लेस देन 4 आवर्स में हम लोग कवर करते हैं। सो यू कैन इमेजिन। और एक बात मैं हमारे लिसनर्स को कहना चाहूंगा कि जब भी हम लोग ये बुलेट ट्रेन से जाते हैं, तभी हम मतलब हमारा ग्रुप जो रहता है वो 40 लोगों का रहता है। 40 लोग जो है तो वो अपनी बड़ी बड़ी बैग्स लेके, चेक इन बैग्स लेके वो बुलेट ट्रेन लोड नहीं कर सकते, बोर्ड नहीं कर सकते, या हम उतर नहीं सकते उतनी सारी बैग या लगेज लेके। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट हमारा होटल है, तो वहां पे हम हमारी चेक इन बैग जो है, बड़ी वाली बैग, वो होटल में ही रखते हैं। और एक, बिकॉज हमारा हिरोशिमा में सिर्फ 1 नाइट का स्टे रहता है, तो हम लोग छोटी बैग जहाँ जिसमें हम एक 1 नाइट का सामान रखे, तो वही सिर्फ हम लोग कैरी करते हैं, और वो कैरी करके हम लोग बुलेट ट्रेन इजीली बोर्ड कर सकते हैं। और वो जो चेक इन बैग है हमारी, तो वो उस डेस्टिनेशन पे, वो होटल से हमारे डायरेक्टली हिरोशिमा के जो बाद का होटल रहेगा हमारा, तो वहां पे हम डायरेक्टली कुरियर करते हैं। तो एक नाइट के लिए हमारे पास वो सिर्फ एक हैंडबैग रहती है। तो मैं मेरे लिसनर्स को भी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप जापान की टूर्स करने वाले हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप आपके साथ एक हैंडबैग भी कैरी कीजिए, जिसमें आप आपके एक नाइट का सामान जो है तो वो रख सके। ने बराबर टिप दी अखिलेश, क्योंकि इतना सारा सामान लेके शिंकानसेन पे चढ़ना, और शिंकानसेन प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम नहीं रुकती है। और इसका एक अनुभव मेरे एक दोस्त को आया था जो टोक्यो में रहता था। वो टोक्यो से जा रहा था एक स्की टाउन की तरफ, नॉर्थ ऑफ टोक्यो, और ऐसे में ही सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ ली। और एक अलार्म रख दिया उसने अपने फोन पे 7:59 के लिए, क्योंकि 8 बजे ट्रेन उधर पहुंचने वाली थी। पर कुछ हो गया और वो अलार्म 7:59 को बजा, पर मेरा दोस्त जो सो रहा था उसे नींद से उठने में 1 मिनट लग गया। और जब वो उठा तभी उसके शिंकानसेन के दरवाजे बंद हो रहे थे वो प्लेटफॉर्म पे। और अगला स्टेशन जहां पे वो आई थिंक 8 या 10 मिनट के बाद उतर गया, वो अगला स्टेशन था 50 किलोमीटर आगे या 100 किलोमीटर आगे। सो वो शिंकानसेन इतनी फास्ट जाती है, वो ये मुझे ये स्टोरी से पता चला, और उसके बाद उसे वो स्टेशन क्रॉस करके दूसरी साइड से वापस शिंकानसेन लेनी पड़ी। एंड आई थिंक वो लाइफ में ट्रेन कभी भी मिस नहीं करेगा, एंड आई एम श्योर हम हमारे लिसनर्स भी ये सुन के कभी मिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू अखिलेश उसके लिए। अभी आते हैं मेन चीज की तरफ, वो है खाना। और खाना मुझे बहुत पसंद है। बहुत लोगों को लगता है कि जापान में सुशी, रामेन नूडल्स या जो ग्योजा डम्पलिंग्स रहते हैं वो ही खा सकते हैं। बट जापान में, अगर मेरी जापान की लिस्ट आप देखोगे, तो उधर है सशीमी, जो एक सुशी का प्रकार रहता है। फिर वो सुशी हैंड रोल कुछ तो बोलते हैं। ओकोनोमियाकी, जो एक पटेटो पैनकेक रहता है। रामेन नूडल्स, जो सूप के नूडल्स रहते हैं, पर याकी सोबा, जो ड्राई नूडल्स रहते हैं। टाको याकी, जो ऑक्टोपस का कुछ बना हुआ होता है। और बहुत सारी चीजें हैं। पर एज एन इंडियन ट्रैवलर एक सवाल मुझे हमेशा रहता है कि
जापान में मुझे इंडियन फूड और अच्छा इंडियन फूड मिलेगा क्या? आपको क्या लगता है? ये क्वेश्चन जो है तो काफी ज्यादा हमें भी पूछा जाता है कि अरे वहाँ पे खाना कैसे रहेगा, बिकॉज ज्यादा करके इंडियन ट्रैवलर्स ऐसे रहते हैं ना कि वो तो कहते हैं कि नहीं हमें लोकल क्विजिन खाना है, लोकल क्विजिन खाना है, पर एक या दो बार ज्यादा से ज्यादा लोकल क्विजिन खाने के बाद उन्हें इंडियन फूड की याद आती ही है। जापान के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि मैं ओवर स्टेटमेंट नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने अभी तक जितने भी कंट्रीज विजिट किए तो उनमें सबसे अच्छा इंडियन फूड अगर मैंने कहाँ पे खाना खाया रहेगा तो वो जगह है जापान। जापान में काफी अच्छे इंडियन रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे वो अच्छा इंडियन फूड जो है काफी अच्छा, मैं तो कहूंगा कि वो इंडियन फूड वो सर्व करते हैं और उनकी मेहमान नवाजी भी खास रहती है। मतलब जब भी हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते ना तो वो उनकी हॉस्पिटैलिटी जो है तो वो देखने जैसी लगती है। एक हमारा एक रेस्टोरेंट है तो जहाँ पे एक जैपनीज लेडी उनकी ओनर है, और वो जब भी हमारा ग्रुप वहाँ पे जाता है ना तो वो वहाँ पे इंडियन साड़ी पहन के वो सभी लोगों का जो है तो वो स्वागत करती है, एंड इट्स रियली फन टू सी। हमारे लोग भी काफी ज्यादा सराहते हैं ये बात। और इंडियन फूड जापान में काफी अच्छा मिलता है, टू बी वेरी फ्रैंक मैं आपको बताऊं। आपने ये बहुत अच्छा कहा कि वो जापानीज लेडी इंडियन साड़ी पहन के सबका स्वागत करती है, और ये रिस्पेक्ट का कल्चर जापान में सभी जगह पे दिखाई देता है, क्योंकि वो बाव करते हैं, फिर हम बाव करते हैं, फिर वापस वो बाव करते हैं। और कभी कभी ऐसे लगता है कि लाइक कितनी बार हम बाव करें, क्योंकि हमारे हमारे कल्चर में एक नमस्ते से काम चल जाता है, पर उधर इतना रिस्पेक्ट होता है कि कभी कभी आप रेस्टोरेंट में जाते हो और जब भी वहां से आप बाहर आते हो और आप चलने लगते हो, फिर भी वो रेस्टोरेंट कि सर्वर या कुक जो रहते हैं वो बाव करके नीचे आपको थैंक यू कहते रहते हैं। सो एक वो कल्चर अलग ही है ऐसे मुझे लगता है, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस। बोलो अखिलेश। और मैं ये बाव मतलब जब भी हम लोग वो लोग उनका नमस्कार करने का तरीका जो है तो वो कमर से ऐसे झुकते हैं और झुक के जो है तो वो उनका नमस्कार रहता है। जब भी हम लोग बुलेट ट्रेन से जाते रहते हैं ना तभी उनका जो टिकट चेकर जो रहता है, टीसी जो रहता है, तो वो जब भी हमारे कंपार्टमेंट में आता है तो उसके पास कोई देखे ना देखे वो कंपलसरी जो है तो वो बाव करता है जब भी वो आता है। उसके बाद वो हमारे पास अगर टिकट चेक करने के लिए टिकट मांगता है तो वो उसके मुंह के ऊपर हमेशा स्माइल रहती है। मतलब वो दिन भर यही काम करते रहेगा तो भी जब भी वो आपके पास आएंगे तभी उनके चेहरे के ऊपर की स्माइल जो है तो वो चेंज नहीं होती। और उसके बाद जब भी वो हमारे कंपार्टमेंट जो है तो वो उससे बाहर जाते हुए रहते हैं, उस समय में भी उनके पास कोई देखे या ना देखे वो बाव करना नहीं भूलते, वो कमर से झुक के प्रणाम करना नहीं भूलते और उसके बाद ही वो दूसरे कंपार्टमेंट में जाते हैं। सो ये बात भी काफी सराहने जैसी है। अखिलेश, ये आपको एयरपोर्ट पे भी दिखाई देता है जब आप टोक्यो से फ्लाई करते होते हो वापस इंडिया आने के लिए। तभी जब वो ग्राउंड हैंडलर्स रहते हैं जो वेव करते हैं कैप्टन को हम्म, लेफ्ट जाने का, राइट जाने का, हम्म, वो भी बाव करते हैं जब भी आपका प्लेन आपके गेट से निकलता है। सो आई जस्ट फाइंड इट वेरी इम्प्रेसिव, या आई डोंट नो, अनोखा है ना। पर चलो अखिलेश, लास्ट सवाल। अब मैंने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं और आपने तो बहुत ही अच्छी जवाब दिए हैं। लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है, बुलेट ट्रेन के बारे में, चेरी ब्लॉसम, पर ये सब तो बहुत अच्छा है। पर हमने सुना है कि कभी कभी जापान एक्सपेंसिव कंट्री हो सकती है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? यस इट इज एन एक्सपेंसिव कंट्री नील। जापान जो है तो वो मतलब वहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करना भी प्रिफर नहीं करते, इवन दो शॉपिंग के लिए काफी अच्छे अच्छे मॉल्स है वहाँ पे। पर वहाँ पे चीजें जो है तो वो टू बी वेरी फ्रैंक काफी एक्सपेंसिव है। वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ के होटल स्टे जो है तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है, वहाँ का खाना जो है तो वो भी काफी एक्सपेंसिव है। एक सिर्फ मैं आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा जो हिसाब से आपको पता चले कि ये कितनी एक्सपेंसिव कंट्री है। मैं एक टूर जो है तो वो कंडक्ट कर रहा था, जापान टूर, जहाँ से हम टोक्यो से स्टार्ट किए, उसके बाद हिरोशिमा आए और उसके बाद ओसाका के साइट सीइंग का हमारा लास्ट डे था और नेक्स्ट डे हमारी फ्लाइट थी। और वो ग्रुप में हमारे साथ एक कपल थे जो मदागास्कर जो है आइलैंड तो वहां से थे। तो उनका फ्लाइट मतलब ग्रुप के फ्लाइट्स के साथ नहीं था, उन्होंने जनरल नेमिंग ऑप्शन लिया था। तो उनका फ्लाइट
मतलब जो हमारी साइट सीइंग की आखिरी रात थी ओसाका की, तो उसी रात का उनका फ्लाइट था, बिकॉज उन्हें फ्लाइट अवेलेबिलिटी वो समय पे नहीं मिली थी। तो हमने क्या किया कि सारे ओसाका के साइट सीइंग हमने कवर किए। उसके बाद हम डिनर रेस्टोरेंट पे गए। डिनर रेस्टोरेंट पे मैंने क्या किया कि ऑलरेडी डिनर रेस्टोरेंट को कॉल करके मैंने बताया था कि एटलीस्ट उनका पैक फूड जो है, पैक डिनर, तो वो पैक करके रखे, वो हिसाब से वो कलेक्ट करे और स्ट्रेट अवे वो एयरपोर्ट जाए, चेक इन करे और उसके बाद वो खाना खाए। सो अकॉर्डिंगली ये प्लान किया था हमने। और जब भी हम लोग गए, हमने उन्हें पैक डिनर जो है तो वो हैंड ओवर किया। उसके बाद सभी ने उन्हें जो है तो वो बाय बाय किया, सी ऑफ किया। और उसके बाद वो बाय देयर ओन फ्रॉम दैट डिनर रेस्टोरेंट टूवर्ड्स एयरपोर्ट जो है तो वो चले गए। सिर्फ जाते वक्त मैंने उन्हें कहा था कि आपका चेक इन होने के बाद जब भी आप बोर्डिंग गेट पे जाएंगे तभी मुझे एक मैसेज छोड़िएगा कि हम लोग जो है तो वो पहुंच गए करके। तो वो मतलब पहुंचे एयरपोर्ट पे, कांसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और उसके बाद जब भी वो मतलब चेक इन करने के बाद बैठे थे, तभी मैंने उन्होंने मैसेज छोड़ा कि वी हैव रीच टू द एयरपोर्ट एंड वी डिड चेक इन करके। सो उसके बाद सिर्फ उन्होंने कहा कि अरे अखिलेश, वो ट्रांसपोर्टेशन जो था तो वो टैक्सी ड्राइवर ने हमारे पास से मतलब इतना ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस कॉस्टिंग ज्यादा हुई कि वो कॉस्टिंग थी तकरीबन 17,500 येन। और 17,500 येन अगर हम लोग इंडियन रुपी में अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो तकरीबन 11 से 11,500 रुपए आते हैं। और वो डिस्टेंस जो था वो डिनर रेस्टोरेंट से एयरपोर्ट का, तो वो हार्डली 35 मिनट्स का डिस्टेंस था। तो वो डिस्टेंस के लिए भी उन्होंने जो है तो वो 11,500 रुपए जो है तो वो भरे थे। सो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाउ एक्सपेंसिव इज जापान। पर मैं ये भी हम लोग मतलब एज ए टूर मैनेजर होने के बावजूद हम भी कभी कभी जो है तो वो चौंक जाते हैं, शॉक होते हैं कि इतनी कम कॉस्ट में हमारी कंपनी जो है तो वो इतने सारे सर्विसेज और 6 दिन की जापान टूर कैसे देती है। तो एज ए टूर मैनेजर करके हम भी काफी शॉक रहते हैं। बिकॉज बिफोर कोविड हमने हमारा एक जो है कैंपेन चलाया था 1.25 लाख में जापान। तो 1.25 लाख में ये 6 दिन की जापान की टूर हमारी कंपनी ने विथ ऑल इंक्लूसिव टूर कैसे बिताई। तो वी ऑल्सो डोंट नो कि ये क्या वंडर है। ऐसे ही ये तो हमारे प्रोडक्ट और रिसर्च टीम की कमाल है, क्योंकि एट वीना वर्ल्ड हमारा एक ही एम रहता है कि आइटिनरी सबसे अच्छी हो, आइटिनरी ऑल इंक्लूसिव हो। अगर वो मुंबई से डिपार्ट हो रही है तो वो मुंबई टू मुंबई हो। तो जैसे ही जापान खुलता है वैसे ही हम जरूर ऐसी और आइटिनरीज लाते रहेंगे। और अखिलेश, आपने ये इंसिडेंट बताया, उस पे मैं कहूंगा कि इसीलिए हमारी टूर्स ऑल इंक्लूसिव होती है, क्योंकि आपको कोई सरप्राइजेस नहीं आनी चाहिए, आपको कोई हिडन कॉस्ट नहीं होने चाहिए, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ऐसे मैं कहूंगा। अखिलेश, थैंक यू सो मच। आप चलो बैग भरो निकल पड़ो कि ये एपिसोड पर आए। जापान के बारे में आपने बहुत कुछ बताया। अगली बार आप वापस आओगे तभी हम और एक टॉपिक ऐसा ही लेंगे, शायद वो जापान ही रहेगा, शायद वो जापान की एक सिटी रहेगी, या इस दुनिया में और कौन सी सिटी रहेगी, क्योंकि मैं आपके पीछे देख रहा हूँ इतने सारे सोवेनियर है, आईफिल टावर दिख रहा है मुझे, कहाँ पे कुछ थाईलैंड का दिख रहा है, कहाँ पे कुछ जापान का दिख रहा है। तो अगली बार और एक लेंगे। बट अखिलेश, थैंक यू सो मच। जैसे जापानीज में कहते हैं अरिगातो गोजाइमास, मैं कहूंगा आपको दैट इज थैंक यू। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स ऑन यूट्यूब, हम मिलेंगे अगली बार विद अनदर एपिसोड ऑफ चलो बैग भरो निकल पड़ो। थैंक यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ।